हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी साइंस की ये क्लास है। साइंस एनसीईआरटी क्लास 7th को हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट को इसमें हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप वो ना देखे हो तो पहले का वीडियो जाकर देख लें, तभी आगे के चैप्टर्स समझ में आएंगे। इससे पहले हमने क्लास 6 से साइंस एनसीईआरटी को डिस्कस कर लिया है। पूरा चैप्टर वाइज 1 से 16 तक के चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये सारे ही वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी टीजीटी पीजीटी यूपी स्टेट की वैकेंसी को क्लियर कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज आई हैं और उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एनसीईआरटी वाले वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी 6 से 12th तक की बुक से ही देखने को मिलते हैं इन सभी एग्ज़ाम में। तो बहुत सही टाइम पे हमारा ये वीडियो मिल रहा है आपको। तो वीडियो से जुड़े रहा करिए, वीडियो से अंत तक जुड़े रहा करिए, क्योंकि ये सारे ही वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लग जाया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 का चैप्टर 2 आज है प्राणियों में पोषण, मतलब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो दोनों ही लैंग्वेज में चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम, ताकि आपको समझने में आसान हो। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस वही हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे से 6th क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो प्लांट होते हैं वो खुद अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए जो प्लांट होते हैं उन्हें स्वपोषी पौधे भी कहा जाता है। परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो मनुष्य होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं। वो अपना भोजन पेड़ पौधों की तरह खुद से नहीं बना सकते हैं। तो प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। तो याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो खाद्य पदार्थों की आवश्यकता सभी को होती है, यही बताया गया है। अब जो आगे की लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एनिमल न्यूट्रिशंस इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड ईट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो प्राणियों में जो पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो ये भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि से के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे बताया गया है, बेहद ही इम्पोर्टेंट ये लाइन होगी कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो जटिल पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की श्रेणी में आते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः इन्हें सिंपल कंपोनेंट में किया जाता है, बदला जाता है। जैसा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के द्वारा बताया गया है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को ही क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। तो क्या बताया गया है कि द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये डाइजेशन की डिफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे डाइजेशन की यही डिफिनेशन पूछती है कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में जो टूटने की प्रक्रिया होती है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक जटिल पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, आप मान लीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। फिर इसको ब्रेक डाउन किया गया तो ये सिंपल पार्ट में बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर के रूप में तोड़ दिया गया। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहलाती है।
अब आगे आते हैं और खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों को देखते हैं। मतलब क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो फूड को हम किन किन वेज के द्वारा ले सकते हैं वो चीज़ें आगे बताई गई हैं। यहाँ पर लिखा है कि भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी और मरमर पक्षी, जिसे आप हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि मधुमक्खी और हमिंग बर्ड जो है ये पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो ये विभिन्न जीव जंतुओं में आपको भोजन किस तरह से अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन किन तरह से लेते हैं वो बताया गया है। कि जो मधुमक्खियाँ और हमिंग बर्ड होते हैं, ये जो पेड़ फ्लावर्स होते हैं उनके मकरंद को चूस करके सक करके क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और मनुष्य और जंतुओं के बारे में बताया गया है कि ये अब शिशु, जो इनके शिशु होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं। और अजगर जैसे सर्प वंश के जो प्राणी हैं ये तो पूरा का पूरा जानवर ही निगल जाते हैं। जलीय प्राणियों के बारे में बताया गया है, जैसे मछली वगैरह के बारे में, कि ये पानी के अंदर जो खाद्य के कण तैरते रहते हैं उनका भक्षण करके जीवन यापन करते हैं। अब आगे आ जाते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि स्टार फिश के बारे में बताया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। स्टार फिश के बारे में बताया गया है कि स्टार फिश जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। तो स्टार फिश, जिसे हिंदी में तारा मछली कहते हैं, बेसिकली आप स्टार फिश ही नाम इसका सुने होंगे। तो ये क्या खाती है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो ये क्या करती है, पूरा का पूरा अपना स्टमक ही बाहर निकालती है किसी पशु का भक्षण करने के लिए, उसे खाने के लिए। अपने जो स्टमक है उसको शरीर से अपने अपने मुख से बाहर निकालेगी और जो जंतु को खाना है उसके कोमल भागों को खा के वापस ये अपने स्टमक को अपने शरीर के अंदर डाल लेती है। तो इस तरह से ये स्टार फिश में भोजन के अंतर्ग्रहण की प्रोसेस संपन्न होती है। अब आगे मानव के पाचन को बेसिकली हम जानेंगे। बाकी हमारे चैनल में डाइजेशन के नाम से पूरा एक 2 वीडियो पड़ा हुआ है, काफ़ी डीप में उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा है। तो अगर एक बार वो वीडियो भी देख लेंगे तो डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल के एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी डीप में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को वहाँ पर डिस्कस किया है। फिलहाल अभी हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ भी एनसीईआरटी का ही डिस्कस किया गया था, लेकिन वो 12th क्लास की एनसीईआरटी का डिस्कस किया था हमने। तो यहाँ पर हम देखते हैं मानव के पाचन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। अभी 7th क्लास में है तो यहाँ पर थोड़ा कम चीज़ें बताई जाएंगी, फिर जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें डीप में आपको मिलती जाएंगी। तो मानव में पाचन की बात की जाए, डाइजेशन इन ह्यूमन, तो यहाँ पर क्या है, हम अपने मुख के द्वारा भोजन को लेते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो हमारे मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाती है, हमारे माउथ पार्ट से ही स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद क्या है, इसे भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। तो जो हम भोजन लेते हैं उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें, जो भी न्यूट्रिएंट उसमें होता है वो हमारी बॉडी उसे ले लेती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, मल के रूप में शरीर से बाहर बॉडी निकाल देती है। तो अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। तो यहाँ डाइजेशन की प्रोसेस बताई गई है कि ये मुख गुहिका से, मतलब बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है और बकल कैविटी से स्टार्ट होकर ये एनस वाले पार्ट तक जाती है। तो यहाँ पर अब डाइजेशन किन किन भागों से होकर होता है, ये सीधे सीधे आपको एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि डाइजेशन की स्टार्टिंग से अंत तक की एक सीरीज़ में प्रोसेस को बताइए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सबसे पहले डाइजेशन की प्रोसेस आपके बकल कैविटी में होती है, फिर इसोफेगस में होती है,
या जिसे आप ग्रसिका कहते हैं हिंदी में। इसके बाद अमाशय या स्टमक में होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत या क्षुद्रांत जिसे कहते हैं, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बड़ी आंत या बृहदांत्र कहते हैं, जो कि ये बड़ी आंत ही हमारी क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये रेक्टम वाले भाग से जुड़ी होती है। फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से पूरी डाइजेशन की प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। तो यही हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक जिसे आप जानते हैं, तो यही इन्हीं पार्ट से मिलकर हमारी एलिमेंट्री कैनाल बनी होती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये लाइन चल रहा है, हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद क्या बताया गया है कि भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप भोजन का डाइजेशन भी होता जाता है। अब यहाँ पर स्टमक के और थोड़ा सा डीप में बताया गया है स्टमक के बारे में कि हमारे अमाशय की आंतरिक भित्ति जो इनर लेयर होती है, वहाँ क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि यहाँ पर लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित होते हैं। तो ये अमाशय में हमारे कुछ सिक्रीशंस होते हैं, कुछ जूस का सिक्रीशन होता है, वो बताया गया है कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो चीज़ें सिक्रीट होती हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का स्रावण होता है। इसके बाद सैलिवरी ग्लैंड होता है यहीं पर। तो सैलिवरी ग्लैंड हो गया हमारा। लीवर और पैंक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेस्टिव जूस कई बार पूछता है, तो यहाँ पर पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है डाइजेस्टिव जूस। उसके बाद क्या होता है कि ये डाइजेस्टिव जूस जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस ऑफ फूड इनटू सिंपल वंस। तो यही चीज़ें आगे लिखी हुई है कि अग्नाशय हमारा पाचक रस स्रावित करता है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई बार डाइजेस्टिव जूस का श्रावण कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे पहले डाइजेशन मुख गुहिका मतलब बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ। बकल कैविटी के बाद ये लाला ग्रंथि को इंग्लिश में सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। हिंदी इसी से मैं बोलती हूँ। साइंस की हिंदी काफ़ी टफ होती है, तो साइंस की इंग्लिश को पकड़ के चलिए, ज़्यादा ईजी होगा चीज़ों को समझने में। तो यहाँ पर बकल कैविटी हुआ। बकल कैविटी के नीचे हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद ये जो आपको नली नुमा पार्ट दिख रहा है ये इसोफेगस है, हिंदी में इसे ग्रसिका कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये लीवर वाला पार्ट है। तो ये आंशिक रूप से हमारा जो यकृत और पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है, ये आंशिक रूप से डाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हमने देखा डाइजेशन की प्रोसेस के लिए एंजाइम और वाटर ये दो चीज़ बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो डाइजेशन की प्रोसेस उस पार्ट में नहीं होगा। तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें क्या है, आंशिक रूप से डाइजेशन की प्रोसेस करती। फिर ये हमारा स्टमक हो गया, ये जो सी टाइप का दिख रहा है आपको स्टमक का स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये हमारी पैंक्रियाज है, जो पत्ती नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे पैंक्रियाज कहते हैं। फिर क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बहुत बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है ये पार्ट डाइजेशन का, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर ये जो साइड में ये चौड़ा वाला पार्ट दिख रहा है सर्कल में, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद ये हमारा एनस और रेक्टम नीचे है। तो इस तरह से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है हमारा। अब आगे एक एक पार्ट को अच्छे से बताया गया है डिटेल में, जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं जो पार्ट। तो सबसे पहले मुख एवं मुख गुहिका मतलब माउथ एंड बकल कैविटी की बात की जाए तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम जो फूड टेक करते हैं, फूड को लेते हैं, वो हमारे माउथ के द्वारा लेते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया ही क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है।
तो ये अंतर्ग्रहण या इसे इंग्लिश में बोला जाए तो इजेशन की प्रोसेस कहलाती है। भोजन का फूड इजेशन या भोजन अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया जो भी हम मुख में लेते हैं अपने भोजन उसको कहते हैं। इसके बाद बताया गया है कि दांतों के बारे में बताया गया है, क्योंकि हमने मुख गुहा में भोजन को लिया, इसके बाद अब भोजन को कुतरने का काम हमारे दांत करेंगे। तो अब दांतों के बारे में यहाँ बता दिया गया है कि हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। इनके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। तो 4 टाइप के दांत हमारे होते हैं, आईसीपीएम, इंसीजर, कैनोइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये 4 टाइप के दांत हमारे मुख गुहा में होते हैं, जिसमें से भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने और चबाने का कार्य इनके द्वारा होता है। तो यहाँ पर बताया गया है ये आईसीपीएम मैंने बताया, तो बस यही सीरीज याद रखिएगा। जो सामने वाले हमारे दांत होते हैं वो कृंतक या इंसीजर कहलाते हैं। ये चारों दांत हमारे क्या कहलाते हैं? इंसीजर कहलाते हैं। इसके बाद कैनाइन कहलाते हैं। आई के बाद सी आया, कैनाइन। ये हमारे जो इंसीजर के बगल दोनों साइड एक एक दांत होते हैं, नुकीले। इसका आप अपने दांतों को छू के देखेंगे तो सामने के 4 दांत तो चौड़े होते हैं और उसके दोनों साइड जो दांत होता है वो काफ़ी ऊपर से नुकीला होता है। तो ये दोनों दांत कैनाइन कहलाते हैं। इसके बाद आगे आया जाए अग्र चवर्णक, या इसे क्या कहेंगे? प्रीमोलर। तो इनकी संख्या 4 होती है। ये काफ़ी चौड़े चौड़े, थोड़ा गड्ढे नुमा आकृति के होते हैं। तो ये दोनों साइड हमारे कैनाइन के प्रीमोलर 2-2 होते हैं। इसके बाद प्रीमोलर के बाद मोलर की बात की जाए, जिसे हिंदी में चवर्णक कहते हैं, तो ये हमारे 3-3 मतलब 6 होते हैं। तो इस तरह से ये तो नीचे के दांत हो गए। सेम यही ऊपर के दांत का भी स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह से आप अगर टोटल देखा जाए तो हमारे 8 दांत जो है वो इंसीजर के हो गए, 4 दांत कैनोइन के हो गए, और उसके बाद हमारे 8 दांत जो है प्रीमोलर के हो गए और 12 दांत मोलर के हो गए। तो ये टोटल हमारे जो दांत होते हैं उनकी संख्या हो गई। इसके बाद 20 दांत हमारे जीवन काल में 2 बार उगते हैं, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। 5 साल तक के बच्चे में ये दूध के दांत होते हैं। उसके बाद ये झड़ जाते हैं और परमानेंट टीथ निकल आते हैं। तो टेम्परेरी टीथ के अंतर्गत 20 दांत हमारे आते हैं, जिसे मिल्क टीथ के भी नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि दांतों को ये फाड़ने का काम करते हैं, दांत चबाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे मुख में जो लाला ग्रंथि होती है, जो लाला रस मतलब लार का श्रावण करती है। लाला ग्रंथि को हमने देखा था, इसको सैलिवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो हमारे मुख में सैलिवरी ग्लैंड होती है जो कि सैलिवरी जूस या लार का श्रावण करती है ये। इसके बाद बताया गया है कि हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड होती है इसका भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल ये लार का श्रावण करती है, जो कि एक एंजाइम होता है और ये फूड के डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यही कार्य होता है हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड है इससे स्रावित सलाइवा का या लार का। तो ये भोजन के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये तो चीज़ें थी। अब आगे देख लेते हैं कि दूध के दांत तथा स्थायी दांत के बारे में, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट सैशों काल से निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, जिसे स्थायी दांत या परमानेंट टीथ कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरते हैं। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं ये लगभग जल्दी टूटते नहीं हैं, आपकी लाइफ के एंड स्टेज तक बने रहते हैं या वृद्धावस्था के दरमियान ये टूट जाते हैं। लेकिन अगर पहले भी ये टूट गए तो दोबारा ये दांत उगेंगे नहीं। तो ये परमानेंट दांत है। और जो दूध के दांत होते हैं इनकी संख्या 20 होती है और ये जीवन काल में 2 बार उगते हैं। 8 साल की उम्र तक में ये टूट जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर
दंत क्षय के बारे में बताया गया है कि जो टूथ डिके होता है ये क्या होता है, जो दंत क्षय होता है ये क्यों होता है। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं, पहले यहाँ कुछ और तो नहीं छूटा यहाँ पर पहले देख लेते हैं हम कि क्या है। यहाँ पर बताया गया है कि जो लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कन्वर्जन पूछ लेता है। तो यहाँ पर बताया गया है जो लाला रस होता है, मतलब लाला का मतलब क्या हुआ, जो सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन होता है, ये जो चावल में स्टार्च होता है उसको शर्करा में बदलने का कार्य करता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं भी अपनी नोटबुक में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था यहाँ पर, मतलब द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो ये था। इसके बाद अब यहाँ बताया गया है कि जीभ के बारे में भी बता दिया गया है, दांत के बारे में। अब दांत क्षय आगे अभी देख लेंगे, फिलहाल यहाँ पर जीभ के बारे में बताया गया है कि जीभ एक मांसल पेशी अंग है, मतलब जो टंग हमारी होती है वो एक फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन होती है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। तो ये हमारा जो बकल कैविटी होता है इसके पीछे की ओर जुड़ी होती है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। तो हम अपने जीभ में हमारी स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे हमें स्वाद का अनुभव होता है, खट्टा, मीठा और कड़वा स्वाद। इन सभी का अनुभव हमारी जीभ ग्रंथियों के द्वारा होता है। आगे यही बताया गया है कि जीभ के द्वारा भी ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। अब इसके बाद आप ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं अपने खुद की जीभ में। खट्टी चीज़ें खाइए, मीठी चीज़ें खाइए, तो आपको ये पता चलेगा आपका कौन सा पार्ट जीभ का क्या बता रहा है, कौन सा स्वाद बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर कई क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस क्षेत्र में मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। तो ये चीज़ें आप खुद अपने जीभ में अप्लाई करके बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पर ग्रसिका। इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ये चीज़ छूट गया है, इसको देख लेते हैं। जो दंत क्षय है ये क्यों होता है। तो सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक बैक्टीरिया वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं, इसे ही दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में दांत जो हैं वो टूटकर गिर भी जाते हैं। तो अक्सर आप देखे होंगे कि चॉकलेट या ठंडी चीज़ें खाने के बाद अगर आप अपने मुख को धुलते नहीं हैं, यही प्रोसेस कई दिन करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद आपके दांतों में काले काले स्पॉट दिखने लगेंगे। तो वो क्या होता है कि हमारे दांतों में बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह, एक बार रात में सोने से पहले, तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु को कभी भी नहीं डालना चाहिए। तो ये चीज़ें बताई गई थी यहाँ पर दंत क्षय के बारे में, मतलब दांतों को हानि किन कारण से होती है। अब हमने बकल कैविटी को देख लिया। अब दूसरा हमारा जो डाइजेस्टिव पार्ट है वो क्या है, भोजन नली या ग्रसिका जिसे कहते हैं। तो भोजन नली या ग्रसिका को देखा जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये है, इसे इसोफेगस इंग्लिश में कहेंगे ग्रसिका को। तो यहाँ पर क्या होता है देखते हैं कि ग्रास नली जो हमारे माउथ से भोजन है, अब ये ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ऊपर हमने जो नली नुमा स्ट्रक्चर देखा था वही हमारी क्या है, इसोफेगस है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये अब यहाँ से माउथ कैविटी से भोजन इस वाले पार्ट में आएगा, यही ग्रसिका या इसोफेगस वाला पार्ट है। बाकी आगे भी स्ट्रक्चर था इसका, तो ये आगे दिखाया गया है स्ट्रक्चर इसका भी। तो यहाँ पे है कि ग्रास नली अथवा ग्रसिका में भोजन जाता है। ग्रसिका जो है गले एवं वक्ष से होती हुई
जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर ढकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय मतलब स्टमक जो है वो खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप जो हमें वोमिटिंग होती है उसके द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो नॉर्मली ये जल्दी नहीं होता है, लेकिन जब आप अच्छी ज़्यादा अपनी भूख से ज़्यादा खाना खा लें या ऐसी चीज़ें खा लें जो कि नुकसानदायक हो, तब आपको वोमिटिंग होती है और खाना उल्टा हमारे इस डाइजेस्टिव नली के थ्रू हमारे मुख से बाहर निकलता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो वो नीचे की ओर सरकता है, ना कि ऊपर की ओर होता है, क्योंकि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ बीच बीच में कुछ वॉल्व लगी होती हैं जो कि खाने को वापस उल्टा नहीं जाने देती हैं पीछे की तरफ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कंडीशन अच्छी नहीं होती है, मतलब आप ज़्यादा खाना खा लें या कुछ गलत खाना खा लें, तब वोमिटिंग वाली प्रोसेस होती है। तो अब यहाँ पर दिया गया है आगे देख लेते हैं क्या है। फिलहाल ये स्ट्रक्चर है हमारी इसोफेगस। ये एक फूड पार्टिकल है, हमारे माउथ पार्ट से ये अंदर आया और हमारी ग्रसिका जो इसोफेगस वाला पार्ट है ये यहाँ से होते हुए अब हमारे स्टमक में प्रवेश कर जाएगा। इसी जगह पे ये जो स्टमक और इसोफेगस जहाँ से जुड़ी होती है, यहीं पर एक वॉल्व पाई जाती है जो कि भोजन को उल्टा ऊपर जाने से रोकती है। अब आगे बताया गया है आमाशय के बारे में, स्टमक के बारे में। तो हमारा आमाशय जो है वो मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। यह चपटा एवं यू की आकृति का होता है। तो कई बार ये शेप भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि हमारे स्टमक का शेप क्या होता है। तो ये यू शेप, एक फ्लैटेंड यू शेप का होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा होता है। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट वो हमारा स्टमक होता है। यह एक और जो ग्रसिका हमारी इसोफेगस है उससे खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें खुलता है। तो ऊपर से ये इसोफेगस से जुड़ा होता है और नीचे से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। इसके बाद आगे बताया गया है आमाशय के बारे में कि हमारा आमाशय मतलब स्टमक जो है, स्टमक का आंतरिक जो सतह होती है वो श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस का श्रावण करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस चैप्टर का ये बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि हमारा जो स्टमक का जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वो सिक्रीट क्या क्या करती है। म्यूकस को सिक्रीट करती है पहला। दूसरा HCl जो कि एक एसिड होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका भी श्रावण करती है और कुछ डाइजेस्टिव जूस का भी श्रावण करती है। अब आगे बताया गया है म्यूकस के बारे में कि म्यूकस आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो म्यूकस लेयर होती है वो आमाशय की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चारों तरफ एक लेयर बनाई रहती है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे स्टमक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, हमारे स्टमक की वॉल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। अब आगे HCl के बारे में बताया गया है कि जब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो इसका रोल हमारे बॉडी में क्या है और हमारे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है फिर भी हमें इससे कोई नुकसान क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एसिड है वो अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप खाने को खाए लेकिन वो खाना शुद्ध नहीं था, उस खाने के साथ खाने के माध्यम से बैक्टीरिया जो है, जो बहुत इन्फेक्टिव बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी बॉडी में पहुंच गए। तो अब क्या होगा, अब आपकी बॉडी उससे कैसे खुद को बचाएगी। तो हमारे जो स्टमक में ये HCl एसिड है इसका मेन रोल यही है कि हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया, जो हानिकारक बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको मार देगा।
क्योंकि ये इतना एसिडिक होता है कि कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पर जीवित रह ही नहीं सकते हैं। तो यही है कि जो भोजन के साथ वहाँ पर बैक्टीरिया पहुँच जाते हैं, उन्हें मारने का कार्य करता है, नष्ट करने का कार्य करता है, साथ ही यह माध्यम को एसिडिक भी बना देता है। तो हमारे आमाशय में जो भोजन होता है, जो फूड पार्टिकल होता है, वो एसिडिक माध्यम में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। जो पाचक रस होते हैं, जैसे कि जठर रस जो है वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। रिएक्शन है, पहला रिएक्शन हमने बकल कैविटी में अपने देखा, अब दूसरा स्टमक में देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पहले तो बताया गया कि जो एसिड होते हैं वो किल्स करते हैं मेनी बैक्टीरिया को, जो कि हमारे फूड पार्टिकल के साथ हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, और ये क्या करते हैं कि हमारे जो फूड है उसके मीडियम को क्या करते हैं, एसिडिक बनाते हैं, स्टमक को एसिडिक मीडियम में बनाते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये हेल्प करेगा डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन में। फिर आगे बताया गया है कि द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। तो जो हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने का कार्य करता है। जैसा कि हमने बकल कैविटी में, माउथ कैविटी में देखा था, वहाँ हमारे कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने का कार्य हो रहा था। तो सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे किस डाइजेस्टिव पार्ट में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन बकल कैविटी या मुख गुहा में होता है। और अगर प्रोटीन के पाचन की बात की जाए तो प्रोटीन का पाचन हमारे स्टमक वाले पार्ट में होता है, जो कि हमारे स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन होता है उसके द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे क्वेश्चन बनता है मैं वो भी बताती जा रही हूँ। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं अब, कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे भोजन का पाचन होता है। तो यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर बताया गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। तो इसके साइज को भी ध्यान रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज क्या होती है, यह 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियाज, बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सिक्रीट जूस। तो यहाँ पर बताया गया है कि यह यकृत एवं अग्नाशय, मतलब क्या है, यकृत एवं अग्नाशय से जो हमारा लीवर और पैंक्रियाज होता है वहाँ से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस का श्रावण होता है। तो ये तो बात हुई स्मॉल इंटेस्टाइन की, और देख लेते हैं आगे इसके बारे में क्या है। अब आगे लीवर के बारे में बताया गया है कि हमारा लीवर जो है वो गहरे लाल भूरे रंग की एक ग्लैंड होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने ओर अवस्थित होती है। मतलब क्या है कि द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो ये लीवर की पोजीशन पूछती है, ये हमारी बॉडी में कहाँ स्थित होती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहाँ पर ये होती है, हमारा जो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन होता है उसके राइट साइड में हमारा लीवर जो है वो स्थित होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि हमारा लीवर जो है ये शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। तो जहाँ भी अपनी नोटबुक में नोट कर रहे होंगे इसको हाईलाइट करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कर लीजिएगा कि हमारी लीवर जो है ये हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। हमारा लीवर, दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है, यहाँ से तो सारे ही क्वेश्चन बनते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हमारा लीवर ये पित्त रस का श्रावण करती है, ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये सिक्रीट करती है बाइल जूस का, बाइल जूस या पित्त रस कह लीजिए, या पित्त रस का श्रावण करती है जो एक थैली में संग्रहित होती है। तो पित्त रस कहाँ पर होता है ये पूछता है, तो बाइल जूस जो है वो हमारे लीवर में होता है। लीवर के द्वारा बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। इसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। तो ये जो हमारा पित्त रस या बाइल जूस है ये गॉल ब्लैडर में स्थित होता है, जो कि यहाँ से इसका सिक्रीशन होता है। तो पित्त रस का अब क्या कार्य, कोई भी जब भी एंजाइम की बात की जाएगी तो वो किसी न किसी जो कंपोनेंट है उसको तोड़ने का कार्य करेगी,
तो यहाँ पर पित्त रस की बात की गई है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमने अपने स्टमक में पहला तो प्रोटीन का डाइजेशन देखा, प्रोटीन का पाचन भी हमारे स्टमक में होता है। और दूसरा हमने फैट का भी पाचन देख लिया। फैट का पाचन भी कहाँ पर होता है, हमारे स्टमक में होता है। फैट के पाचन में जो मेन रोल प्ले करता है वो हमारा बाइल जूस प्ले करता है। और प्रोटीन के पाचन में ये जो HCl एंजाइम है, HCl है, ये प्ले करता है रोल। अब इसके बाद पैंक्रियाज की बात की जाए, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है। पहला तो लीवर होता है और दूसरा पैंक्रियाज होता है। तो पैंक्रियाज की बात की जाए तो इसका कलर जो है ये लाइट येलो कलर का होता है। यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। तो यहाँ पर लीवर तो अमाशय के ऊपर था और पैंक्रियाज जो है ये हमारा अमाशय के नीचे रहेगा। एक बार फिर से आपको मैं वो स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये है, ये हमारा स्टमक वाला पार्ट हो गया। तो ये हमारा पैंक्रियाज हो गया, अग्नाशय ये हो गया, ये वाला पार्ट। और ये हमारा गॉल ब्लैडर या पित्ताशय हो गया और यहाँ पर ये लीवर हो गया। तो ये स्टमक वाले पार्ट से ही जुड़े रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। हाँ, यहाँ पर क्या है, हमारा पैंक्रियाज हल्के पीले रंग की बड़ी ग्लैंड होती है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अब यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस का स्रावण होता है पैंक्रियाज से हमारे, जो कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। तो ये सारे ही पॉइंट बेहद ही इम्पॉर्टेंट है जो भी किसी न किसी चीज़ का पाचन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि पैंक्रियाज जो है ये पैंक्रियाटिक जूस का श्रावण करता है, जो कि पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इन तीनों का ही पाचन करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीनों की बात की जाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों पर ही क्रिया पैंक्रियाटिक जूस करता है। उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप में पचा भोजन अब स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले भाग में पहुँचता है, जहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब इस जो हमारा पैंक्रियाज वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। ग्लूकोज एक जो सिंपल शर्करा होती है उसे ग्लूकोज कहते हैं, उसमें ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद बताया गया है कि वसा जो है वो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, तथा प्रोटीन जो है इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, अमीनो अम्ल में हो जाता है। तो प्रोटीन एक हमारा जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होती है, इसको सरल, ये एमिनो एसिड इसका सरल रूप होता है, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। वसा जो है वो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन पूछ लेता है, तो इसको आप रिएक्शन की तरह बना के चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर अमाशय के बारे में बताया गया है कि एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा जो हमारा स्टमक की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से उसका वक्ष जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमांट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किया। ब्यूमांट ने देखा कि स्टमक जो था वो भोजन का मंथन कर रहा था, इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय जो है हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन जो है वो पूरा हो जाता है। तो ये एक दुर्घटना के बारे में बताया गया कि कैसे पता चला कि हमारा स्टमक जो है वो डाइजेशन की प्रोसेस करती है। तो ये जो ब्यूमांट नामक एक डॉक्टर थे, कह लीजिए, इन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। अब इसके बाद क्षुद्रांत में भोजन का अवशोषण, मतलब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर अब कैसे भोजन का एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे क्या होगा, ये चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्षुद्रांत में क्या होगा,
यहाँ पर क्षुद्रांत में अवशोषण मतलब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब उसमें भोजन का एब्जॉर्प्शन के बारे में और चीज़ें बताई गई हैं कि पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वेसल्स में चला जाता है। तो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी होती है वहाँ पर लगभग डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं भोजन के, वो सारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में जाके ब्लड में मिल जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहा जाता है। तो इसे ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब अब चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई हमारे ब्लड में, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई कुछ संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, या दीर्घ रोम कहते हैं, या रसांकुर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विलाई हमारे बॉडी के किस पार्ट में स्थित होता है, या रसांकुर या दीर्घ रोम हमारी बॉडी के किस पार्ट में स्थित होता है। तो विलाई हमारी बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में स्थित होता है। अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि विलाई जो है ये क्या कार्य करता है। तो ये पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक विलाई में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। विलाई की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, विलाई क्या रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसी की सतह पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं तथा यह ब्लड वेसल्स में यहाँ से चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। तो जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे, जो चीज़ें ज़रूरत की थी हमारे फूड में, वो हमारे ब्लड में चला गया। इन ब्लड वेसल्स के माध्यम से पूरे शरीर में इसका संचार हो जाता है, जहाँ इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को ही क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्वांगीकरण की प्रोसेस कहेंगे, मतलब एसिमिलेशन की प्रोसेस कहेंगे। अब आगे चलते हैं, जहाँ हिंदी ना समझ में आए, मैं सारी चीज़ों की इंग्लिश बोल रही हूँ, तो यहाँ पर एसिमिलेशन हो जाएगा, इसे कहते हैं। फिर कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, वह लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे भोजन का डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ क्या करता है कि जो वेस्ट फूड मटेरियल अब बच गया, जिसका अब डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में उस पार्टिकल में जल जो है वो मिलेगा और उसके बाद वो हमारे रेक्टम के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर आगे लार्ज इंटेस्टाइन को बताया गया है, मतलब जिसे बृहदान्त्र हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, लंबाई की वजह से नहीं, क्योंकि लंबाई में तो लार्ज इंटेस्टाइन बहुत छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात की जाए तो 7.5 मीटर होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ की बात की जाए तो सिर्फ 1.5 मीटर लंबी होती है। लेकिन इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपेयर में, मतलब ये वाइड होता है, इसकी वजह से इसे लार्ज कहते हैं, और वो कम वाइड होता है इसीलिए उसको स्मॉल कहते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या होता है, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन करता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे ही निष्कासन कहते हैं। तो हमारा जो इजेशन की प्रोसेस होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है, जहाँ से रेक्टम और एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो शरीर के बाहर निकल जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है यहाँ पर एक ह्यूमन का। अब यहाँ पर बताया गया है कि
घास खाने वाले जंतुओं में कैसे पाचन होता है, ये तो हमने मनुष्य का पाचन देखा था। तो यहाँ पर गाय, भैंस तथा घास खाने वाले जो शाकाहारी जंतु हैं उनके पाचन की बात की जा रही कि वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है, मतलब ये इनका प्रथम अमाशय कहलाता है। र्यूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में इनका बट जाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है जिसे वह चबाता रहता है हर वक्त। इस प्रक्रम को रोमंथन की प्रोसेस कहते हैं। तो आप जानवरों को देखे होंगे वो हर वक्त अपने मुंह को चलाते रहते हैं। तो जानवर क्या करते हैं, जब उन्हें कुछ भी खाने को दिया जाता है तो वो तुरंत से जल्दी से सारी चीज़ें अपने अमाशय वाले पार्ट में स्टोर कर लेते हैं। वो उसे ना तो चबाते हैं ना तो उसमें कोई डाइजेशन की प्रोसेस होती है, सीधे वो उस चीज़ को लिए और अपने स्टमक वाले पार्ट में स्टोर कर लिए। अब इसके बाद क्या होगा, फिर ये वापस से स्टमक से उस जो फूड पार्टिकल है उसको अपने मुख में लाएंगे, अपने मुंह में लाएंगे और उसको जुगाली के माध्यम से उसका डाइजेशन करेंगे, उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर। तो वो पूरे दिन जो अपना मुंह चलाते हैं वो बेसिकली अपने फूड पार्टिकल का डाइजेशन करते हैं, उसे खाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है एक गाय का। इसमें ये इसकी ईसोफेगस है, ये इसका माउथ वाला पार्ट है, ये रुमेन वाला पार्ट है, ये क्षुद्रांत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये इसका लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ से एनस के थ्रू बाहर निकल आता है। अब आगे यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी बताई गई हैं, जान लेते हैं। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण, खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। तो जो डिहाइड्रेशन हो जाता है दस्त की वजह से बार बार, तो इसमें क्या होता है, जल का ज़्यादा मात्रा में शरीर से निष्कासन हो जाता है। क्योंकि दस्त में क्या होता है, बार बार उल्टी और मल होता है बच्चे को। ये बेसिकली बच्चे में देखा जाता है क्योंकि बच्चों में संक्रमण ज़्यादा होता है। तो भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति होती है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना होता है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए, जिसे ORS भी कहते हैं। तो चाहे आप इसको घर में बनाइए या ORS की पैकेट्स आती हैं, डिहाइड्रेशन और दस्त की कंडीशन में वो देते रहिए जिसको भी ये दिक्कत हो। अब इसके बाद यहाँ पर अच्छा, ये जानवरों वाला पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं उन्हें रूमिनेंट एनिमल कहते हैं या रोमंथी एनिमल कहते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। तो सेलुलोज का पाचन बेसिकली जंतुओं में होता है, मनुष्यों में ये अब नहीं होता है। लेकिन शुरुआत के वक्त में, जब आदिकाल में जब मनुष्य कच्ची चीज़ें खाते थे, घास फूस खाता था, उस समय मनुष्यों के शरीर में भी सेलुलोज का पाचन होता था। लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्यों ने सेलुलोज को खाना बंद कर दिया, मतलब घास फूस को खाना बंद करके जब उन्हें आग की जानकारी हुई और वो चीज़ों को पका के खाने लगे, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, उनकी बॉडी में सेलुलोज के पाचन की जो है वो उसकी आवश्यकता कम होने लगी और धीरे धीरे अब मनुष्य की बॉडी में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है या अब जानवरों में होता है बेसिकली। तो यही चीज़ें बताया गया है कि घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जिसका पाचन जो जानवर लोग करते हैं। रूमिनेंट में स्मॉल इंटेस्टाइन एवं लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक थैलीनुमा बड़ा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। तो हमने ये चीज़ देख लिया। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी जो भी हमने देख लिया है। अब यहाँ पर अमीबा के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि अमीबा में पाचन की प्रोसेस कैसे होती है। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला
एक कोशिकी जो जीव है ये यूनिसेल्यूलर जीव होता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, एक गोल सघन केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धमनियाँ होती हैं। तो अमीबा में माउथ नहीं होता है, ये अपनी बॉडी के थ्रू फूड पार्टिकल को लेता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान जो विलाई है वो निकालता है, जिन्हें इनका पादाभ कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन को पकड़ने में हेल्प करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाफ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है, तो ये अपने पूरे बॉडी को जो है उंगली नुमा बना लेता है जब भी इसके आसपास कोई फूड पार्टिकल आता है, और उसके बाद ये उन्हें अंदर कर लेता है। ये यहाँ पर दिख भी रहा है, ये एक फूड पार्टिकल है, इसने उंगली नुमा ऐसे संरचना बना ली और ये फूड पार्टिकल इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर अमीबा के बारे में बताया गया है। बाकी इससे ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट था वो हमने जान लिया है। अब इस चैप्टर का यहाँ पर एंड होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें इसकी समरी बताई गई है, तो ये आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार समरी से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। तो वीडियो को रोकिए और समरी को पढ़ लीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताया करिए, काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। आज हमने एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 2 को कंप्लीट किया है, जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम कह लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये चैप्टर था। काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक बार ये समरी भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समरी से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन जाता है। तो कल हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम सारी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ये यहाँ भी थोड़ा सा समरी वाला पार्ट है, तो वीडियो को पॉज करिए और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। बाकी अगर आपको ज़रूरत होगी इसके जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस की, तो हम बाद में जब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो इन क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवा देंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।